प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल न्यू क्लासेस में। आज का वीडियो क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और आज मैं आप लोगों को साइंस सब्जेक्ट का जो तीसरा सेट है, इनसे पहले मैंने सेट 1 और सेट 2 का वीडियो अपलोड किया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर के आप लोग देख सकते हैं। और अभी 3 सेट का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, जो फाइनल एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और वीडियो को शुरू करते हैं। और काफ़ी सारे स्टूडेंट नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। और यहाँ पर देख लीजिए, आप लोगों के लिए 5-5 मॉडल सेट जारी कर दिया गया है, जो फाइनल एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग 5-5 मॉडल सेट को देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, हर एक क्वेश्चन आंसर याद कर लेते हैं, तो आप लोगों को 90% नंबर आ सकता है, बिल्कुल आएगा। आप लोग बस मेहनत करिए और अच्छे से तैयारी करके रख लीजिए, ठीक है? और यहाँ पर पहला प्रश्न आप लोग देख लीजिए कि एक एक लड़का जो है वो समतल दर्पण के आगे 100 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा हुआ है। ठीक है, प्रश्न समझने की कोशिश कीजिए आप लोग। एक लड़का है, समतल दर्पण के सामने वह 100 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है, तो लड़के और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर एक समतल दर्पण है, कोई भी लड़का यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ मान लीजिए कि 100 सेंटीमीटर है। तो इसका जो चित्र बनेगा वह इतना पीछे बनेगा, यानी कि 100 सेंटीमीटर दूरी पर ही तो बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ का दूरी और यहाँ का दूरी मिला दीजिए, कितना होगा, 200 सेंटीमीटर होगा। और यह बिल्कुल राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगला प्रश्न आप लोग देखिए, जो दूसरा नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर पर रखा है, याद रखना है 10 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, जबकि दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। ठीक है, और प्रतिबिंब जो बनेगा वह कैसा बनेगा, तो ये तो आप लोगों को याद ही रखना है। ठीक है, कि प्रतिबिंब बनेगा तो कैसा बनेगा, तो याद रखना है आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा। ठीक है, मतलब सर सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, आगे यहाँ पर देख लीजिए कि किस दर्पण की दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है। ठीक है, तो विस्तृत किसका होता है, तो उत्तल दर्पण का होता है। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए कि एक लेंस की क्षमता अगर 2.5D दिया हुआ है, तो आखिर वह लेंस कैसा होगा, तो वह जो लेंस होगा वह उत्तल लेंस होगा। ठीक है, 5 नंबर का यहाँ पर प्रश्न आप लोग देख लीजिए। जो यहाँ पर 5 नंबर का प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, किस लेंस का फोकस जो है वो आभासी होता है, तो आभासी किसका होता है, तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर काफ़ी सारा जो पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, एक भी पॉइंट इसका सही नहीं है। ठीक है, तो यह आंसर जो है, इसका आंसर मैं आप लोगों को वीडियो के अंत में बता दूंगा। ठीक है, आप लोग वीडियो को देखते रहिए, अंत में इसका जवाब मैं आप लोगों को बता दूंगा। अब अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए कि वायु से गमन करती मतलब प्रश्न थोड़ा अलग-अलग है। ठीक है, तो आयु से गमन करती प्रकाश की एक किरण जल से तिरछी प्रवेश करती है, तो प्रकाश की जो किरण है वो क्या होगा, तो अभी लंब की ओर झुक जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे देखिए, नेत्र द्वारा रेटिना पर किसी भी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो वास्तविक बनेगा एवं उल्टा बनेगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, इसका जो दिया हुआ है ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, 8 नंबर का प्रश्न देखिए कि पक्षमाभी पेशियों के दुर्बल होने से कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है, तो याद रखना है इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, निकट और दूर यहाँ तो होगा ही नहीं, तो इसीलिए इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। आगे यहाँ पर देख लीजिए, जो 9 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आँख के उत्तल लेंस की वक्रता बदलने में कौन सी मांसपेशी सहायता करती है, तो याद रखना है सिलियरी होगा, पहला ऑप्शन सर सही होगा। ठीक है, नेत्र के किस भाग में प्रतिबिंब का निर्माण होता है, तो किस भाग में होता है, तो दृष्टि पटल में होता है। ठीक है, पहला वीडियो आप लोग देखे होंगे तो उसमें इसका आंसर मैंने बताया था। ठीक है, आप लोग देख लीजिए कि विद्युत धारा किस यंत्र से मापा जाता है, तो विद्युत धारा किस यंत्र से मापा जाता है, तो एमीटर या फिर आमीटर से। लेकिन यहाँ पर आप लोगों के लिए एक प्रश्न में दे रहा हूँ, आप लोग ज़रूर बताइएगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करिएगा कि गैल्वेनोमीटर से आखिर क्या मापा जाता है। ठीक है, यह आप लोगों के लिए कमेंट सेक्शन का जवाब है, आप लोग हमें कमेंट करके दीजिएगा। ठीक है, गैल्वेनोमीटर से क्या मापा जाता है। आगे यहाँ पर देख लीजिए, अगला प्रश्न जो दिया हुआ है कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है, तो क्या होता है, तो ओम मीटर होता है। अगला देखिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के किस ध्रुव से
प्रकट होता है? तो उत्तरी ध्रुव से प्रकट होता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन जो है वह सत्य है? तो यहाँ पर देख लीजिए कौन सा कथन जो है वह सत्य है ये बताना है 4 ऑप्शन में से। तो यहाँ पर आंसर आप लोग याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा ना, इसका राइट आंसर दोनों होगा, ठीक है। क्यों? तो यहाँ पर देख लीजिए पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है ना कि C4SO4, ठीक है। C4SO4 का जलीय विलयन का रंग नीला होगा, तो बिल्कुल होता है सर। दूसरा ऑप्शन में देखिए Na2, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए NO2 होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है? तो NO2 गैस का रंग कैसा होता है? तो भूरा होता है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर दोनों होगा, ठीक है। आगे यहाँ पर देख लीजिए जो अगला प्रश्न दिया हुआ है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो हो सकता है इस बार भी एग्जाम में पूछ दे। तो यहाँ पर देख लीजिए चिप्स के पैकेट में विकृत गंधिता से बचने के लिए कौन सी गैस उसमें भरी जाती है? चिप्स के पैकेट में खाने वाला जो सामान होता है, आप लोग देखें उसका जो पैकेट फुला हुआ रहता है, तो उसमें कौन गैस भरा हुआ रहता है सर? तो उसमें नाइट्रोजन भरा हुआ रहता है, इसीलिए तो वह खराब नहीं होता है, ठीक है। आगे यहाँ पर देखिए कि मीथेन का दहन उदाहरण क्या है? मीथेन का दहन उदाहरण क्या है? तो 16 नंबर का आंसर जो होगा वो क्या होगा? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा, ठीक है। मतलब ए ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे यहाँ पर देख लीजिए दीवारों पर सफेदी करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? तो CaOH2 का उपयोग किया जाता है, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे देख लीजिए प्राकृतिक सूचक का उदाहरण कौन वाला होगा, ठीक है। तो प्राकृतिक सूचक का जो उदाहरण है कौन वाला होगा? तो याद रखना है लिटमस पत्र होगा, ठीक है। क्या होगा सर? तो लिटमस पत्र होगा। आगे यहाँ पर देखिए जो 19 नंबर का प्रश्न है कि इनमें से कौन प्रबल क्षारक नहीं है, ठीक है। कौन से क्षारक नहीं है? तो प्रबल क्षारक नहीं है। तो याद रखना है यहाँ पर जो ऑप्शन है एक भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, मतलब डी ऑप्शन सर इसमें सही होगा, ठीक है। आगे यहाँ पर देख लीजिए कि NaOH का उपयोग कहाँ पर होता है? तो याद रखना है आप लोगों को कहाँ पर होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा साबुन और अपमार्जक में इसका उपयोग होता है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा। आगे यहाँ पर देखिए जो अगला प्रश्न है कि मेथेनोइक अम्ल किसमें उपस्थित होता है? तो याद रखना है लाल चींटी के डंक में भी पाया जाता है और नेटल मतलब बिच्छू के डंक में भी पाया जाता है, ठीक है। मतलब सर दोनों होगा इसमें, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए कि स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले जो धातु हैं उसे क्या कहा जाता है, ठीक है। तो उसे याद रखना है उसे गोल्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे गोल्ड कहा जाता है, ठीक है। आगे यहाँ पर देख लीजिए कि धातु जल के साथ में अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करता है? तो याद रखना है आप लोगों को कोई भी धातु हो तो वह जल के साथ में जब अभिक्रिया करती है, ठीक है। जब अभिक्रिया करती है तो वह H2 का निर्माण करता है। किसका? तो H2 का, ठीक है। आगे यहाँ पर देख लीजिए कि स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले जो धातु हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? तो याद रखना है आप लोगों को CuAgAu कहा जाता है, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। और आगे यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले धातु कौन है? 4 ऑप्शन है मरकरी, ब्रोमीन, क्लोरीन, कॉपर, काफ़ी सारा है, ठीक है। तो जो स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं उसका नाम क्या है? तो याद रखना है उसे कॉपर कहते हैं, ठीक है। उसे कॉपर कहा जाता है। आगे यहाँ पर देख लीजिए कौन असेत्य है, ठीक है। यहाँ जो पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पर बताना है कि कौन असेत्य है। तो देख लीजिए जो पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट देखिए, दूसरा तीसरा हर एक पॉइंट को पहले देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट क्या है कि हीरा जो है, ग्रेफाइट जो है, और फुलेरिन जो है, क्या कार्बन के अप्रूप हैं? तो बिल्कुल सही है सर। दूसरा पॉइंट देखिए ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, ये भी तो सही है। हीरा सबसे कठोर पदार्थ है, ये भी बिल्कुल सही पदार्थ मतलब सही है, ठीक है। लेकिन सर डी ऑप्शन क्या है? तो कार्बन में समवायता का जो गुण है वो नहीं पाया जाता है, ये तो बिल्कुल नहीं है सर, ये सही नहीं है, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे देखिए जो 27 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर निम्न प्रवृत्ति जो है वो कैसा दिखाई पड़ता है? वो कैसा होता है, ठीक है। क्या होता है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर आप लोगों को याद रखना है ना, वो क्या होता है कि संयोजकता में वृद्धि होती जाती है, ठीक है। जब आवर्त सारणी में बाईं से दाईं की ओर जाता है, ठीक है, तो क्या होता है कि जो संयोजकता है उसमें काफ़ी वृद्धि होती है, बढ़ती जाती है। आगे देख लीजिए कि पादप में जल का वहन के लिए उत्तरदायी कौन वाला है? तो याद रखना है जाइलम ही होगा, ठीक है। आगे यहाँ पर देख लीजिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है, तो इस बार जरूर एग्जाम में आ सकता है, आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा।
कि मछली के हृदय में कोष्ठ की संख्या कितनी होती है? तो 2 कोष्ठ पाए जाते हैं, ठीक है। 29 नंबर का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे देखिए कि निम्न में से किस संबंध मतलब किसका संबंध जो है उत्सर्जन तंत्र से दिया हुआ है, ठीक है। तो याद रखना है 30 का पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, आधारी निस्यंदन एकक के जरिए, ठीक है। आगे देख लीजिए, रक्त दाब किस तंत्र से मापा जाता है? तो जो रक्त का दाब है यानी कि जिसे हम लोग बोलते हैं ना बीपी, ठीक है। तो आखिर किससे मापा जाता है? तो याद रखना है आप लोगों को अस्फाइगेमो, ठीक है, मैनोमीटर से मापा जाता है। पहला पॉइंट सही होगा। आगे देख लीजिए, कौन सा हार्मोन अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखना है आप लोगों को एड्रीनलिन इसका राइट आंसर होगा। आगे देख लीजिए कि वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो वृद्धि हार्मोन जो होता है वो कहाँ से स्रावित होता है? तो याद रखना है पीयूष ग्रंथि से, ठीक है। आगे यहाँ पर देख लीजिए जो अगला प्रश्न दिया हुआ है कि विषाणु जनित रोग कौन वाला है, ठीक है। तो विषाणु जनित रोग जो है वो कौन वाला है? तो याद रखना है यहाँ पर जो पहला पॉइंट मेरे अनुसार लग रहा है यह बिल्कुल सही है, ठीक है। बाकी कमेंट सेक्शन में आप हमें ज़रूर जवाब दीजिएगा अगर कोई जानते हैं तो, ठीक है। आगे यहाँ पर देख लीजिए कि प्लेसेंटा की संरचना किस में होती है या फिर कैसी होती है? तो कैसी होती है? तो याद रखना है आप लोगों को तस्तरनी नुमा होता है, ठीक है। आगे यहाँ पर देखिए कि निम्न में से कौन जीवाश्म का उदाहरण है, ठीक है। तो जीवाश्म का उदाहरण कौन वाला होगा सर? तो इनमें से सब होगा, ठीक है। यहाँ पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा हर एक पॉइंट यहाँ पर सही है। आगे देख लीजिए कि निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शा रहा है? तो जो छोटा छोटा अक्षर है ना यही तो बौने पौधे को दर्शाता है, ठीक है। आगे यहाँ पर देख लीजिए जो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है जो 37 मतलब अगला 38 नंबर का प्रश्न है, ठीक है, कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन उत्तरदायी है, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन उत्तरदायी है? तो याद रखना है CO2 जो है वो उत्तरदायी है। 39 नंबर का प्रश्न देख लीजिए कि निम्न में से कौन कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है? तो कौन कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है? तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट क्या है? खेत, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? तो बागवानी। और यहाँ पर दिया हुआ है दोनों, लेकिन इसका आंसर मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए जो 40 नंबर का प्रश्न है, ठीक है, कि बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो बायोगैस का जो मुख्य घटक है वो क्या होता है सर? तो याद रखना है CH4 होगा, ठीक है। क्या होगा? तो CH4 होगा। और उसके बाद में मैं आप लोगों को सेट 4 का वीडियो बहुत जल्द आप लोगों के लिए अपलोड करने वाला हूं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। और यहाँ जो 40 प्रश्न अभी मैं आप लोगों को सॉल्व करा दिया हूं वह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे पहले का वीडियो तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर 5-5 मॉडल सेट आप लोग सॉल्व करके रख लेते हैं तो आप लोग टॉपर ज़रूर करेंगे, ठीक है। याद रखना है आप लोग टॉप लिस्ट में ज़रूर आप लोगों का नाम आएगा। तो वीडियो कैसा लगा आप लोगों को? वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास में ज़रूर शेयर कर दीजिए। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।